हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकाधिकार बाजार के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, परिभाषाएं और विशेषताएं, आलोचनाएं, सारा कुछ इसमें देखेंगे हम। मोनोपोली मार्केट, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखते हैं, पहले मीनिंग देखते हैं इसका क्या होता है। मोनोपोली मार्केट का अर्थ क्या होता है। तो एकाधिकार जो शब्द होता है वो दो शब्दों के मेल से बना है, मोनो और पोली। तो दोनों में क्या रहता है, दोनों का अर्थ क्या रहता है। मोनो का जो अर्थ रहता है वो होता है एकल, एक आप इसको बोल सकते हैं। और पोली का अर्थ होता है नियंत्रित करने वाला है, जो है उसको संदर्भित करता है। मतलब पोली का अर्थ होता है कि जो नियंत्रित करता है, और मोनो का अर्थ होता है एक व्यक्ति या एकल। तो इसके अंदर जो मोनोपोली जो है वो दोनों शब्दों से मिलकर बना है, मोनो और प्लस में पोली। तो इसका अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया नियंत्रण। तो इस तरह से क्या है कि एक बाज़ार की स्थिति को संदर्भित करता है, जिसमें क्या होता है कि एक वस्तु का केवल एक ही क्या होता है, विक्रेता होता है। इसके द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए कोई करीबी विकल्प नहीं होता है। और इसमें जो इस तरीके की जो मार्केट होती है मोनोपोली, इसमें क्या होता है कि प्रवेश के लिए क्या होती हैं, बाधाएं होती हैं। प्रवेश पे पूरी तरीके से क्या होता है, प्रतिबंध होता है। एकल उत्पादक क्या होता है, व्यक्तिगत स्वामी होता है। और एकल साझेदारी या संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में भी वो काम कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एकाधिकार के तहत क्या होता है कि फर्म और उद्योग के बीच कोई अंतर नहीं पाया जाता है। मतलब फर्म भी वही होती है और उद्योग भी, इंडस्ट्री भी वही होती है। एक ही व्यक्ति का पूरी मार्केट के ऊपर नियंत्रण होता है, वही अपनी वस्तु का क्या करता है, उत्पादन करता है। उसका कोई निकट जो होता है प्रतिस्थापन नहीं होता है। और साथ में इस मार्केट के अंदर क्या होता है कि पूरी तरीके से जो नई फर्में होती है वो प्रतिबंध होता है उनके ऊपर। और यही जो उत्पादक होता है, एक जो उत्पादक होता है वो अपनी वस्तुओं को बेचता है, अपने उत्पादों को बेचता है, एक ही व्यक्ति का नियंत्रण के तरीके से। उसके बाद अगर बात करें परिभाषाओं की, तो परिभाषाएं क्या है, डेफिनेशन। तो बिलास के अनुसार अगर हम कहें, बिलास अर्थशास्त्री हुए हैं, तो उनके अनुसार क्या है कि शुद्ध एकाधिकार का प्रतिनिधित्व एक बाजार की स्थिति से होता है जिसमें किसी उत्पाद का एक ही विक्रेता होता है, जिसके लिए कोई विकल्प नहीं होता है। क्या है कि यह एक एकल विक्रेता है, प्रभावित है, और अर्थव्यवस्था में बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों की कीमतों और आउटपुट को प्रभावित नहीं करता है। मतलब क्या है कि जो बाकी के जो कोई वस्तुएं होती है तो उनके जो कीमत होती है या उनका जो आउटपुट होता है तो उसको ये प्रभावित नहीं करता है। ये अपने उत्पाद को क्या है कि अपने उत्पाद के लिए क्या है कि ये अपने उत्पाद को बेचता है। लेकिन क्या है कि दूसरे जो उत्पाद होते हैं उनको ये किसी तरीके से प्रभावित नहीं करता। और जिस उत्पाद को ये बेचता है उसका जो, उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो इसका खुद का होता है। तो इस तरीके से ये क्या है कि परिभाषा बनेगी। उसके बाद क्या है कि कोर्ट्सियानिस के अनुसार अगर हम परिभाषा देखें तो एकाधिकार एक बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्या होता है कि एक ही विक्रेता होता है। इसके द्वारा क्या होता है, उत्पादित वस्तु की कोई करीबी क्या है कि विकल्प नहीं होता और प्रवेश की बाधाएं होती हैं। तो ये कोर्ट्सियानिस अर्थशास्त्री हुआ, उन्होंने कहा है कि एकाधिकार एक ऐसी बाजार की स्थिति होती है जिसमें एक ही विक्रेता होता है और इसके द्वारा उत्पादित वस्तु का कोई भी करीबी विकल्प नहीं होता है। अगर बात करें हम इसकी विशेषताओं की, तो फीचर्स कौन से हैं, करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं मोनोपोली मार्केट की, तो चलिए देखते हैं उनको। तो पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है, विशेषता है, वो ये है कि एक विक्रेता बड़ी संख्या में क्रेता। एकाधिकार फर्म की एकमात्र जो फर्म है या उद्योग है, क्या है कि जिसके अंदर क्या होता है, खरीदारों की संख्या बड़ी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो विक्रेता होता है वो क्या होता है, सिंगल विक्रेता होता है, एक ही विक्रेता होता है। उसके बाद बात करें, कोई करीबी विकल्प नहीं होता है। एकाधिकार द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद के लिए कोई करीबी विकल्प नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। और क्या है कि एकाधिकारवादी और अन्य के उत्पाद के बीच मांग का क्रॉस लोच जो होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है या फिर शून्य होती है, मतलब जीरो होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी उत्पादों के बीच में, अन्य उत्पादों के बीच में और एकाधिकारी का जो उत्पाद होता है उनके बीच में जो क्रॉस इलास्टिसिटी पाई जाती है वो क्या होती है, शून्य के बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। बात करें नई फर्मों के प्रवेश की में, क्या होती है कि इसके अंदर कठिनाई होती है। उद्योग में फर्मों के प्रवेश पर या तो प्रकृति या फिर कृत्रिम क्या होता है, प्रतिबंध होता है। भले ही फर्म क्या है कि यह सामान्य लाभ क्यों ना कमा रही हो। मतलब फर्म क्या है कि फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर मिल रहा है तो भी क्या है कि कोई भी नई फर्म क्या है आने के लिए उत्सुक होती है, लेकिन पूरी तरीके से इसके अंदर प्रतिबंध होता है।
बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो है एक का अधिकार भी क्या होता है, एक उद्योगी होता है, मतलब वो जो होता है फर्म कह लीजिए उसको, या फिर वही क्या होता है उद्योग भी होता है। एक अधिकार के तहत केवल एक फर्म होती है जो उद्योग का गठन करती है। फर्म और उद्योग के बीच का अंतर क्या हो जाता है, इसके अंदर समाप्त हो जाता है, वही फर्म होती है और वही क्या होता है इसके अंदर उद्योग होता है। उसके बाद क्या है कि मूल्य निर्माता, तो एकाधिकार के तहत वस्तु की प्रकृति वस्तु की आपूर्ति, जिसको पूर्ति बोलते हैं सप्लाई, पर क्या होता है एकाधिकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, लेकिन खरीदारों की बड़ी संख्या के कारण किसी एक खरीदार की मांग कुल मांग का एक असीम रूप से छोटा हिस्सा होती है। इसलिए खरीदारों को एकाधिकार द्वारा निर्धारित कीमत का भुगतान करना ही पड़ता है। मतलब क्या है कि जो एकाधिकारी होता है, जो वो विक्रेता होता है, जो पूरी मार्केट के ऊपर नियंत्रण रखता है अपने उत्पाद को लेके, तो वो जो किसी मूल्य का निर्धारण करता है, तो वो मूल्य जो होता है वो जो खरीदार होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनको मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, और उसी मूल्य के ऊपर उस एकाधिकार के उत्पाद को उनको खरीदना पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो एकाधिकार के तहत जो मांग और जो राजस्व की प्रकृति होगी, नेचर होगा, वो किस तरीके से होगा, डिमांड और रिवेन्यू का जो नेचर होगा एकाधिकार में, मोनोपोली में, तो डिमांड एंड रिवेन्यू नेचर इन मोनोपोली मार्केट, वो देख लेते हैं कैसे होगा हमारा। तो एकाधिकार के तहत एक एकाधिकार का सामना करने वाले मांग वक्र की प्रकृति को समझना आवश्यक हो जाता है। एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है, फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए एकाधिकार के तहत फर्म का मांग वक्र क्या होता है, उद्योग के मांग वक्र का निर्माण करता है, क्योंकि उपभोक्ता का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में होता है वैसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि एक अधिकार खुद मांग कीमत निर्धारित करता है, तो जो उसका डिमांड कर्व जो होता है, तो वो डिमांड कर्व क्या होता है, AR कर्व ही होता है, और AR कर्व क्या होता है, वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। एकाधिकारी वादी को नीचे की ओर झुके हुए मांग वक्र का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर एकाधिकारी उत्पाद की कीमत कम कर देता है तो उस उत्पाद की मांग बढ़ेगी, और इसके विपरीत भी उतना ही उल्टा होगा। मतलब कि अगर वो कीमत को कम कर देता है तो उस उत्पाद की जो एकाधिकार है, क्योंकि दूसरा उत्पाद उसके जो है कंपैरिजन में कोई है नहीं है, तो जो वो उत्पाद बेच रहा है अगर वो उसकी कीमत कम कर देता है तो उस उत्पाद की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, और अगर वो उसकी कीमत बढ़ा देता है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इसके विपरीत, या वाइस वर्षा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मैंने इसको वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है, और यहाँ पे नीचे हमने आउटपुट को लिया है, आउटपुट को। तो यहाँ पे आउटपुट है नीचे, और ऊपर हमने लिया है प्राइस को। तो जो हमारा कीमत होगी, वो जो डिमांड कर्व होगा हमारा, तो इस तरीके से जो AR कर्व बनेगा हमारा, AR कर्व इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा ये, और यही हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व भी होता है, और यही प्राइस लाइन भी इसको बोला जाता है, कीमत रेखा भी इसको बोला जाता है। तो डिमांड कर्व एक ही बात है, और एवरेज रिवेन्यू इसको बोलते हैं हम, या फिर प्राइस लाइन भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा MR कर्व होता है वो इसके नीचे रहता है, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। तो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व हमारा इस तरीके से बनेगा, और नीचे की तरफ नेगेटिव भी वो चला जाएगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जो आपका डिमांड कर्व है हमारा, या फिर एवरेज रिवेन्यू कर्व है, वो कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ATC कर्व है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, इस तरीके से बनेगा हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। जो उस उत्पादक की कॉस्ट आ रही है प्रत्येक इकाई को लगाने से, प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने से, तो वो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व होता है, वो इस तरीके से बनेगा। और मार्जिनल कॉस्ट इसको इस तरीके से कट करेगा, यहाँ पे इसके न्यूनतम बिंदु से इस तरीके से कट करेगा, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट करेगा। ये अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो लागत होती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू है, ये हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कर्व मैंने आपको बनाया था, ये हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है, ये वाला, इसके नीचे AR कर्व के नीचे। तो जहाँ पे MC MR को कट करेगा, हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर भी पढ़ा है कि वहाँ पे क्या होगा, कीमत का निर्धारण होगा, जहाँ पे जो MR है वो MC के बराबर हो जाएगी। मतलब MR MC को कट करेगा, जहाँ पे बराबर होंगे दोनों, वहाँ पे कीमत का निर्धारण होगा। तो देखते हैं इसके अंदर कहाँ पे हो रहा है वो कीमत का निर्धारण। तो कीमत का निर्धारण क्या है कि यहाँ पे,
तो ये अगर हम देखें कि आप हमारा जो एम आर कर्व है ये है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको ये इस तरीके से यहाँ पे कट कर रहा है, ये एम सी कर्व यहाँ पे कट कर रहा है। तो एम सी कर्व यहाँ पे जब कट कर रहा है तो ये कीमत बाज़ार में क्या होगी, मोनोपोली मार्केट के अंदर निर्धारित होगी। और मोनोपोली जो है वो क्या है कि अपना Q1 तक क्या है कि आउटपुट बेच पाएगा, और P1 क्या होगी यहाँ पे प्राइस रहेगी, कीमत रहेगी, क्योंकि प्राइस लाइन क्या है ऊपर की तरफ है, ए आर कर्व है, तो जहाँ पे ए आर को टच करेगी ये उतना प्राइस क्या हो जाएगा मार्केट के अंदर निर्धारित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा प्राइस लाइन, इस तरीके से हमारी प्राइस लाइन बनेगी। तो ये हमारी प्राइस लाइन रहेगी जिसको हम कह सकते हैं P1। तो P1 कीमत बाज़ार के अंदर निर्धारित होगी, और Q1 आउटपुट वो क्या है कि जो भी एकाधिकारी है वो अपने Q1 आउटपुट को बेच पाएगा। इस तरीके से क्या है कि कीमत का निर्धारण होगा और आउटपुट का भी निर्धारण हो पाएगा। एकाधिकारी जो ढलान होता है एकाधिकारी का, वो औसत राजस्व वक्र क्या है कि बाएं से दाएं के नीचे की ओर गिरता है, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। और सीमांत राजस्व क्या होता है, वो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान होता है उसका भी, और वो क्या होता है ए आर कर्व से। तो एम आर वक्र क्या होता है, ए आर वक्र के नीचे होता है, जो दर्शाता है कि क्या दर्शाता है वो कि जो OQ1 आउटपुट है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आउटपुट है हमारा, तो ये जो आउटपुट है वो औसत राजस्व और मूल्य दोनों बराबर हैं, और P1 वो क्या है Q1 है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो आउटपुट है वो इस तरीके से दर्शाया जाएगा। उसके बाद क्या है कि जहाँ सीमांत राजस्व क्या होगा हमारा MQ1 के बराबर होगा, और वो क्या होगा हमारा यहाँ पे इस तरह से AR ग्रेटर देन MR होगा, और Q1 ग्रेटर देन MQ1 होगा। तो हमारा सीमांत राजस्व देख लेते हैं कितना होगा यहाँ पे। तो सीमांत राजस्व हमारा अगर हम यहाँ पे M रख देते हैं, इसको इस पॉइंट को अगर M रख देते हैं तो हमारा सीमांत राजस्व MQ1 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा MQ1। और ये कुल हमारा होगा, इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ये हम P1 रख देते हैं। तो P1 Q1 जो होगा, तो P1 Q1 क्या होगा MQ1 से बड़ा होगा इस तरीके से। तो AR क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन क्या रहेगा हमारा MR रहेगा, और P1 Q1 किससे बड़ा होगा MQ1 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से क्या है कि एकाधिकार क्या है कि काम करेगा, अपना जो कीमत किस तरीके से निर्धारण होगा उसका, और उसका जो आउटपुट है वो कितना आउटपुट उस कीमत पे बेच पाएगा। तो इस तरीके से। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ पे MC कर्व MR को क्या है कि नीचे से काटती है, वहाँ पे मूल्य का MR कर्व को नीचे से काटती है, वहाँ पे मूल्य का क्या होता है निर्धारण होता है। तो इस तरीके से ये इसको नीचे से यहाँ पे काटेगी MR कर्व को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। तो कीमत इतनी होगी हमारी P1 के बराबर आएगी वो, और आउटपुट इतना वो बेच पाएगा। उसके बाद क्या है कि एकाधिकार के अंदर कुछ समस्याएं आती हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ मोनोपोली, तो वो पहली प्रॉब्लम्स क्या आती है, बहुत ज़्यादा कीमत। एकाधिकारी शक्ति वाली फर्म्स प्रतिस्पर्धी बाजार की तुलना में अधिक कीमत PM निर्धारित कर सकती है। आवंटन अक्षमता, उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कीमत। एकाधिकारी क्या है कि पहले जो शक्ति होती है वो फर्म प्रतिस्पर्धा की तुलना में क्या है कि अधिक कीमत क्या है कि निर्धारित कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो उत्पादक होता है उसका एकाधिकार होता है, तो वो अपने तरीके से कीमत का निर्धारण कर सकता है। उसके बाद क्या है कि आवंटन अक्षमता, तो एक एकाधिकारी आवंटनात्मक रूप से क्या होता है अक्षम होता है, सक्षम नहीं होता है, क्योंकि एकाधिकार के अंदर क्या होता है कि कीमत MC से अधिक है। तो प्राइस क्या रहता है MC से अधिक रहता है, मार्जिनल कॉस्ट से अधिक रहता है। तो एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत कम होगी और अधिक उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने से क्या होगा लाभ होगा। लेकिन जब ये बाज़ार प्रतिस्पर्धी नहीं है, मोनोपोली है, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा रहती है, तो इस कारण से जो खरीदार होते हैं वो कम होते हैं। उत्पादक अक्षमता, एक एकाधिकार उत्पादक के रूप में अक्षम है, क्योंकि आउटपुट क्या होता है हमारा AC वक्र पर न्यूनतम जो होता है हमारा बिंदु पर नहीं होता है। उसके बाद बात करें हम X जो अक्षमता होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो यह तर्क दिया जाता है कि एक एकाधिकार के पास लागत में कटौती करने के लिए कम प्रोत्साहन होता है, क्योंकि उसे अन्य फर्मों से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि AC वक्र जितना होना चाहिए उससे अधिक होता है, क्योंकि दूसरी फर्मों का प्रतिस्पर्धा के साथ सामना नहीं करना पड़ता है इसके अंदर।
तो जो एसी कर्व का वक्र का जितना आकार होना चाहिए उससे ये क्या रह जाता है, कम हो रह जाता है। उसके बाद क्या है कि अति सामान्य लाभ, तो एक एकाधिकारवादी क्या है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट Q1 AR माइनस AC बनाता है, जिससे क्या है कि समाज में आय का असमान वितरण बढ़ता जाता है। तो ये भी एक कठिनाई रहती है एकाधिकारी के होने से, मोनोपोली मार्केट के होने से, मोनोपोली जो पावर है उसके होने से। उसके बाद क्या है कि आपूर्तिकर्ता के लिए उच्च मूल्य है। एक एकाधिकार अपनी बाजार शक्ति, एकाधिकार शक्ति का उपयोग कर सकता है और अपने आपूर्तिकर्ताओं को कम कीमत का भुगतान कर सकता है। जैसे किसानों को कम कीमत देने के लिए सुपरमार्केट की आलोचना की गई है। इसका कारण यह है कि किसानों के पास सुपरमार्केट की आपूर्ति करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसकी क्रय शक्ति प्रमुख है। उसके बाद क्या है कि पैमाने की विसंगतियाँ, यह संभव है कि यदि एकाधिकार बहुत बड़ा हो जाता है तो वह पैमाने की विषमता का अनुभव कर सकता है। उच्च औसत लागत, क्योंकि यह बहुत बड़ा हो जाता है तो समन्वय करना मुश्किल हो जाता है। तो पैमाने की विसंगतियाँ भी इसके अंदर पाई जाती है। जैसे जैसे जो फर्म का आकार बढ़ता है तो उसमें क्या है कि कुछ जो त्रुटियां हैं, कुछ जो विसंगतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो उच्च औसत लागत, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है तो इसमें समन्वय करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उस एकाधिकारी के लिए। उसके बाद क्या कि प्रोत्साहन का अभाव, तो एक एकाधिकारी को प्रतिस्पर्धा की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए उत्पादक नवाचार काम करने और बेहतर उत्पाद विकसित करने के लिए उसके पास कम प्रोत्साहन हो सकता है। उसके बाद क्या है कि पसंद का भी अभाव रहता है। एकाधिकारी बाजार में उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं रहता है, तो विकल्प की कमी का सामना उपभोक्ताओं को, जो बायर्स होते हैं, उनको करना पड़ता है। और कुछ बाज़ारों में कपड़े पसंद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कीमत। तो इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है दूसरे उत्पाद के लिए, क्योंकि एक एकाधिकार ही वो उत्पाद बना रहा होता है और वही उसको उनको ख़रीदना पड़ता है। तो ये भी एक एकाधिकार बाज़ार के अंदर क्या है कि कठिनाई बनी रहती है। उसके बाद अगर हम आलोचना की बात करें, हम क्रिटिसिज्म की बात करें, तो श्रम के इस एकाधिकारी शोषण के इस आधार पर आलोचना की जा सकती है कि जिसके अंदर MRPL और VMPL के बीच क्या है कि अंतर के कारण कम भुगतान अपरिहार्य है। मतलब कि जो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट होता है लेबर के अंदर, तो वो लेबर लगा के जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट, वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर के जो होती है वैल्यू ऑफ मार्जिन, उससे क्या होती है उनके बीच में दोनों के अंदर कम वेतन क्या होता है कि भुगतान जो होता है अपरिहार्य होता है। मतलब जितनी उसकी लेबर लगाने के बाद जितनी वैल्यू होनी चाहिए मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो उससे क्या होती है, वो जो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेबर होती है वो ज़्यादा रहती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। तो ये क्या रहता है इसके अंदर आलोचना, इस कारण से इसकी क्या होती है, आलोचना होती है, इस बाज़ार की आलोचना होती है एकाधिकार बाज़ार की। तो MRPL क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट जो लेबर लगा के हम देखते हैं वो, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, दोनों के बीच में अंतर होता है। तो जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, जो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट होता है वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट से क्या होता है, कम होता है। रोजगार के जो सभी स्तरों पर क्या होता है, एकाधिकारी विक्रेताओं की एकाधिकार शक्तियों के कारण नहीं बल्कि उत्पाद भेदभाव के कारण क्या होता है, ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि उत्पाद के क्या होता है, भेदभाव के कारण ये क्या होता है, ये जो हमारा VMPL होता है वो MRPL से ज़्यादा रह जाता है। उसके बाद क्या कि उत्पाद विभेदीकरण ब्रांड की वफादारी बनाना है, जो मांग वक्र के नीचे की ओर दाईं ओर ढलान को दिखाता है। उसके बाद क्या कि नीचे की ओर ढलान वाले मांग वक्र के मामले में कीमत जो होती है AR जो होता है वो क्या होता है, सीमांत राजस्व के बीच के एक मोड़ होना तय है, और सीमांत राजस्व कीमत से क्या रहता है, कम रहता है। तो क्या है कि यहाँ पे चूँकि सभी फर्में चाहे वह पूर्ण हो या अपूर्ण बाजार में लाभ को अधिकतम करने के लिए का प्रयास करती हैं, अधिकतम करने के लिए आती हैं, लाभ अधिक से अधिक करने के लिए आती हैं। तो क्या है कि वो जो लाभ अधिकतम करना चाहती हैं तो वो उनका पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। एकाधिकारी फर्म को श्रम को MRPL के बराबर मजदूरी दर का भुगतान करना होगा, नहीं तो क्या होता है कि इसमें जो संतुलन की स्थिति है वो क्या है कि बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। और इस तरीके से क्या है कि एकाधिकार बाजार के अंदर जो होता है MRPL और VMPL के अंतर के कारण क्या होता है कि जो एकाधिकारी शक्तियाँ होती है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, और उत्पाद के अंदर जो है भेदभाव का क्या है कि कारण वो बनती हैं। तो एकाधिकार फर्म के अंदर क्या है कि श्रम को जो होता है वो MRPL के बराबर मजदूरी दर का भुगतान करना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से इस बाज़ार की क्या है कि आलोचना की जाती है।
तो ये था हमारा एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार के अंदर हमने क्या है कि इसकी परिभाषाओं को, इसके जो अर्थ है उसको, इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को और व्याख्या को ग्राफ के साथ हमने इसको इसके अंदर समझा है। साथ में इसके अंदर क्या है कि इसको जो क्रिटिसाइज़ किया गया वो भी हमने देखा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मोनोपोली मार्केट इकोनॉमिक्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और जो सीबीएसई क्लास 11th है उसके लिए भी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।